एक औरत सिर्फ 5 सेकंड के लिए कैमरे में दिखाई देती है। ना उसने किसी से बात की, ना किसी को धक्का दिया, ना कोई हंगामा हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर पूरा इंटरनेट उसके बारे में सिर्फ एक बात कर रहा था, ब्लैक मैजिक। दो 2023 में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी। फैंस उनके साथ सेल्फीज लेने की कोशिश कर रहे थे। मीडिया कैमरास उनकी हर मूवमेंट रिकॉर्ड कर रहे थे और तभी कैमरा के फ्रेम में एक औरत नजर आती है। वो झुकती है और कई लोगों को लगा कि उसने सारा अली खान के ज़मीन पर गिरे हुए कुछ बाल उठा लिए, बस सिर्फ इतनी सी बात। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी इंटरेस्टिंग था। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह लोग एक ही बात कर रहे थे, ये ब्लैक मैजिक के लिए बाल ले गए। इसीलिए सेलिब्रिटीज अपना बाल और नाखून किसी को नहीं देते। हेयर से काला जादू होता है, लेकिन एक सेकंड रुकिए, क्या किसी ने उस औरत से पूछा कि उसने बाल क्यों उठाए? नहीं। क्या पुलिस ने कभी कहा कि ये ब्लैक मैजिक का केस था? नहीं। क्या किसी के पास इसका कोई प्रूफ था? बिल्कुल नहीं। फिर भी लाखों लोग बिना किसी एविडेंस के एक ही कंक्लूजन पर पहुंच गए और शायद यही ब्लैक मैजिक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। ब्लैक मैजिक खुद नहीं, बल्कि उस पर हमारा यकीन। आखिर हेयर देखते ही हमारे दिमाग में ब्लैक मैजिक ही क्यों आता है? क्यों बचपन से हमें कहा जाता है अपने बाल बाहर मत फेंको, अपने नाखून संभाल कर फेंको, रास्ते में पड़ा नींबू मिर्ची मत उठाना, रास्ते पर रखी हुई चीज़ों को हाथ मत लगाना। और अगर घर में लगातार प्रॉब्लम्स आने लगे तो कुछ लोग आज भी धीरे से कहते हैं, लगता है किसी ने कुछ कर दिया है। ये सेंटेंस शायद इंडिया के हर स्टेट में सुना जा सकता है, चाहे पंजाब हो, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या बंगाल। लेकिन किसी इंडियन से सिर्फ एक सवाल पूछा जाए, इंडिया में ब्लैक मैजिक सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो बहुत से लोग बिना सोचे एक ही जवाब देंगे, बंगाल। लेकिन क्या ये सच है? क्या बंगाल वाकई ब्लैक मैजिक का घर है, या फिर हम एक ऐसी कहानी पर यकीन करते आ रहे हैं जो सच से ज़्यादा फिल्मों और सोशल मीडिया ने बनाई है? आज की डॉक्यूमेंट्री में हम किसी के फेथ को चैलेंज नहीं करेंगे, ना ही हम ये प्रूफ करने आए हैं कि ब्लैक मैजिक रियल है या फेक, क्योंकि फेथ एक पर्सनल चीज़ है। लेकिन हिस्ट्री, कल्चर और डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स, ये सब हमारे लिए अवेलेबल है। और जब हमने इस टॉपिक पर रिसर्च शुरू की तो पता चला कि ब्लैक मैजिक की कहानी सिर्फ रिचुअल्स की कहानी नहीं है, ये कहानी है इंसान के डर की। और शायद डर से ज़्यादा पावरफुल चीज़ दुनिया में बहुत कम होती है। सोचिए, आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, फिर अचानक बिजनेस में लॉस, घर में रोज़ झगड़े, हेल्थ प्रॉब्लम्स, एक के बाद एक बुरे इंसिडेंट्स, और तभी कोई आकर कहता है तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। बस उस एक सेंटेंस के बाद हर कोइंसिडेंस सस्पिशियस लगने लगता है। हर प्रॉब्लम का एक इनविजिबल रीज़न ढूंढना जाने लगता है और इंसान आंसर्स ढूंढने लगती है। ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है, हज़ारों सालों से जब भी इंसान किसी चीज़ को समझ नहीं पाए, उसने उसके पीछे किसी अनसीन पावर को इमेजिन किया। बिजली क्यों गिरती है? बीमारी अचानक क्यों आ जाती है? फसल क्यों बर्बाद हो गई? साइंस के आने से पहले इन सवालों के जवाब लोगों के पास नहीं थे, और जब जवाब नहीं होते तब कहानियाँ पैदा होती है। और कुछ कहानियाँ इतनी पावरफुल होती है कि वो हज़ारों साल तक जिंदा रहती है। ब्लैक मैजिक भी उन्हीं कहानियों में से एक है। लेकिन यहाँ एक और कन्फ्यूजन शुरू होती है, एक ऐसा कन्फ्यूजन जिसने इंडिया में ब्लैक मैजिक की इमेज को पूरी तरह बदल दिया। और उस कन्फ्यूजन का नाम है तंत्रा। तंत्रा ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही शायद आपके दिमाग में भी एक ही इमेज आती होगी, काले कपड़े पहने हुए एक तांत्रिक, हाथ में खोपड़ी, शमशान में जलती हुई चीता,
और बैकग्राउंड में डरावनी आवाज़। सच बताए, यही इमेज आई ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये इमेज शायद हिस्ट्री से ज़्यादा बॉलीवुड ने बनाई है, तो दरअसल इंडिया में सबसे ज़्यादा गलत समझने जाने वाला शब्दों में से एक है तंत्रा। आज लोग तंत्रा, मंत्रा और ब्लैक मैजिक तीनों को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। अगर हम संस्कृत शब्द तंत्र को देखें, तो इसका मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। हिस्टोरिकली तंत्रा एक स्पिरिचुअल ट्रेडिशनल है। इसमें मेडिटेशन है, मंत्रास है, यंत्रास है और अपनी कॉन्शियसनेस को समझने की प्रैक्टिसेस है। इसका संबंध हिंदुज़म और बुद्धिज़्म दोनों ही कुछ ट्रेडिशन से भी रहा है, लेकिन हर ट्रेडिशन की एक तरह तंत्रा का भी अलग अलग ब्रांचेस डेवलप हुई। कुछ सिर्फ स्पिरिचुअल थी, कुछ सिंबॉलिक रिचुअल्स पर बेस्ड थी और कुछ प्रैक्टिसेस आम लोगों को भी इतनी अजीब लगती थी कि धीरे धीरे लोगों ने उन्हें ब्लैक मैजिक कहना शुरू कर दिया। लेकिन एक्सपर्ट्स बार बार एक बात कहते हैं, हर तंत्रा ब्लैक मैजिक नहीं होता। ये लाइन याद रखिए, क्योंकि इसी एक मिसअंडरस्टैंडिंग ने एक पूरे स्टेट की इमेज बदल दी, और वो स्टेट है वेस्ट बंगाल। आज अगर इंडिया के 100 लोगों से पूछा जाए ब्लैक मैजिक का नाम सुनते ही सबसे पहले किस स्टेट का नाम याद आता है, तो शायद आधे से ज़्यादा लोग कहेंगे वेस्ट बंगाल। लेकिन क्या बंगाल के लोग बाकी इंडियन से अलग है? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये स्टेरियोटाइप बना कैसे? इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री छुपी हुई है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपना कंट्रोल बढ़ा रही थी, तब कई ब्रिटिश ट्रेवलर्स और ऑफिसर्स ने इंडिया के अलग अलग रिलीजियस रिचुअल्स को ऑब्जर्व किया। उनके लिए ये सब बिल्कुल नया था। कुछ रिचुअल्स शमशान के पास थे, कुछ में मंत्र जप होता था, कुछ में सिंबल्स और यात्रों का इस्तेमाल होता था। और क्योंकि वो इन रिचुअल्स का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाए, उन्होंने अपनी बुक्स और ट्रैवल डायरीज में उन्हें मिस्ट्रीज, ऑकल्ट और कभी कभी ब्लैक मैजिक जैसे शब्दों से डिस्क्राइब किया। समय के साथ ये बुक यूरोप में फेमस हुई, फिर उनकी स्टोरीज इंडिया में भी वापस आई और धीरे धीरे बंगाल की एक मिस्टीरियस इमेज बनने लगी। लेकिन सिर्फ ब्रिटिश राइटिंग से जिम्मेदार नहीं थी, एक और चीज़ थी जो शायद आपने भी नोटिस की होगी, बॉलीवुड। ज़रा याद कीजिए, कितने हिंदी मूवीज़ में आपने एक बंगाली तांत्रिक देखा है? लाल तिलक, बिखरे हुए बाल, काली पूजा, शमशान, खोपड़ी और डरावनी हंसी। सिनेमा ने एक इमेज क्रिएट की, और जब एक इमेज बार बार रिपीट होती है, तो धीरे धीरे लोग उसे रियलिटी मान लेते हैं। वही वजह है कि आज भी जब इंटरनेट पर ब्लैक मैजिक सर्च किया जाता है, तो बंगाल का नाम बहुत जल्दी सामने आ जाता है। लेकिन इस स्टेरियोटाइप के बीच एक जगह ऐसी भी है जिसका नाम बार बार सुनने को मिलता है, तारापीठ। वेस्ट बंगाल का एक प्रसिद्ध मंदिर। हर साल लाखों भक्त यहाँ माँ तारा के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन अगर आप YouTube पर तारापीठ सर्च करें, तो आपको भक्ति से ज़्यादा मिस्ट्रीज वाले थंबनेल्स मिलेंगे। सीक्रेट रिचुअल्स, ब्लैक मैजिक एक्सपोज्ड, मोस्ट हॉन्टेड टेम्पल। लेकिन क्या तारापीठ वाकई सिर्फ ब्लैक मैजिक का सेंटर है, या फिर इंटरनेट सिर्फ वही दिखाता है जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ लाता है? हिस्ट्री बताती है तारापीठ का सबसे बड़ा पहचान माँ तारा की भक्ति है। हाँ, यहाँ कुछ तांत्रिक ट्रेडिशंस का भी जिक्र मिलता है, लेकिन किसी भी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन को सिर्फ उसके सबसे सेंसेशनल हिस्से से जज करना शायद ठीक नहीं होगा। और शायद इसीलिए रिसर्चर्स कहते हैं, तंत्र को समझे बिना उसे ब्लैक मैजिक कह देना हिस्ट्री को ओवर सिंप्लीफाई कर देना है। लेकिन यह कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अगर बंगाल को लोग ब्लैक मैजिक का सेंटर मानते हैं, तो फिर एक और जगह है जिसे कई हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स द लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक के नाम से डिस्क्राइब करते हैं। और सबसे सरप्राइजिंग बात, वो बंगाल में नहीं है, वो है असम का एक छोटा सा गांव, मयांग। असम के मरीगांव डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक छोटा सा गांव। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस गांव का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। कई डॉक्यूमेंट्रीज, ट्रैवल शोज
और आर्टिकल्स इसे एक ही नाम से बुलाते हैं, द लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक। लेकिन एक सवाल, क्या मयांग के लोग आज भी ब्लैक मैजिक करते हैं या फिर ये भी बंगाल की तरह एक स्टेरियोटाइप बन चुका है? इसका जवाब उतना सिंपल नहीं है। मयांग की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी मानी जाती है। यहाँ पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं जिनमें मंत्रास, ट्रेडिशनल हीलिंग मेथड्स और लोकल रिचुअल्स का जिक्र मिलता है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यहाँ के लोग हर्बल मेडिसिन और ट्रेडिशनल हीलिंग में काफ़ी आगे थे, लेकिन बाहर के लोग जिन्हें ये सब समझ नहीं आता था, उन्होंने इन प्रैक्टिस को मैजिक कहना शुरू कर दिया। समय के साथ स्टोरीज और भी ड्रामेटिक होने लगी। किसी ने कहा यहाँ लोग हवा में गायब हो जाते हैं, किसी ने कहा यहाँ मंत्रा से जानवरों को कंट्रोल किया जाता है, किसी ने कहा यहाँ किसी को भी बस एक मंत्रा से बीमार किया जा सकता है। लेकिन आज तक इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स का कोई स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल या साइंटिफिक एविडेंस सामने नहीं आया। और इसीलिए रिसर्चर्स हमेशा एक बात कहते हैं, फॉकलोर और डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री दोनों एक जैसा नहीं होते। लेकिन फिर भी मयांग आज भी लोगों की क्यूरियोसिटी का सेंटर बना हुआ है, और शायद इसी क्यूरियोसिटी की वजह से ब्लैक मैजिक का टॉपिक कभी पुराना नहीं पड़ता। लेकिन अगर ब्लैक मैजिक सिर्फ कहानियों तक सीमित है तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बिलीव्स रियलिटी को इफेक्ट करने लगते हैं। सोचिए, आपने कितनी बार सुना होगा, अपने बाल बाहर मत फेंको, नाखून किसी को भी मत देना, कोई कपड़े चोरी हो जाता है तो संभाल जाना। ये सिर्फ एक घर की बात नहीं है। इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से ये बिलीव्स आज भी मौजूद है। कई लोग मानते हैं कि किसी इंसान के बाल, नाखून या उसकी पर्सनल चीज़ों का यूज़ करके उस पर रिचुअल किया जा सकता है, और शायद इसी बिलीफ की वजह से सारा अली खान वाले वीडियो को देखते ही लोगों ने बिना प्रूफ के ब्लैक मैजिक का कंक्लूजन निकाल लिया। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, ये बिलीफ सिर्फ इंडिया में नहीं मिलता। दुनिया के कई कल्चर्स में हेयर को आइडेंटिटी का सिंबल माना गया है। इसीलिए कई जगह लोग अपने बाल या पर्सनल बिलोंगिंग्स को केयरफुली डिस्पोज करते हैं। यानी हर बिलीफ का मतलब ब्लैक मैजिक नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ एक पुरानी कल्चरल ट्रेडिशन भी हो सकती है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो शायद हर इंडियन ने देखी होगी, नींबू और मिर्ची। हर सैटरडे हज़ारों दुकानों के बाहर नए नींबू मिर्ची लटक जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये बुरी नज़र से बचाता है, कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ एक ट्रेडिशन है। साइंस के पास इसका कोई एक्सेप्टेड प्रूफ नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है जब कोई रिचुअल इंसान को मेंटल कंफर्ट देता है तो लोग उसे कंटिन्यू करते रहते हैं। इसी तरह काले धागे, नज़र का टीका, चौराहे पर रखी हुई चीज़ें, ये सब इंडिया के अलग अलग रीजन्स के फोक ट्रेडिशंस का हिस्सा रहे हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कोई इंसान इन बिलीव्स का फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। और अफसोस की बात यह है, इंडिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। हर साल पुलिस के पास ऐसा कई केसेस आता है जहां लोगों को काला जादू हटाने के नाम पर ठगा जाता है। किसी से कहा जाता है तुम्हारा घर पर बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी है, किसी से कहा जाता है तुम्हारी शादी इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि किसी ने तुम पर कुछ कर दिया है। और फिर शुरू होता है पैसे का खेल, कभी हज़ारों रुपए, कभी लाखों, और कुछ केसेस में लोग अपनी ज़िंदगी भर की कमाई भी गंवा देते हैं। सबसे दुख की बात यह है कि लोग अक्सर उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो पहले से किसी मुश्किल में होते हैं। कोई अपने बच्चे की बीमारी से परेशान है, कोई नौकरी ना मिलने से, कोई रिलेशनशिप टूटने से। और जब इंसान दर्द में होता है तो उसे उम्मीद दिखाना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए फेक तांत्रिक और फ्रॉड बाबा सबसे पहले इंसान के डर पर अटैक करते हैं, और जब डर बिजनेस बन जाए तो उसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन फ्रॉड सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है। इस टॉपिक का एक और अंधेरा पहलू भी है, विच हंटिंग। आज भी इंडिया के कुछ हिस्सों में कुछ महिलाओं को दयान कहकर उसके साथ हिंसा की जाती है। कभी किसी की अचानक मौत का दोष, कभी फसल खराब होने का दोष, कभी किसी बीमार का दोष। एक बेकसूर औरत पर
डाल दिया जाता है और फिर उसे गाँव से निकाल दिया जाता है। उसकी पिटाई की जाती है और कुछ डॉक्यूमेंटेड केसेस में उनकी जान तक चली जाती है। ये सिर्फ पुरानी कहानियाँ नहीं है। इसी वजह से इंडिया के कुछ राज्यों ने विच हंटिंग और अंधविश्वास से जुड़े अपराधों के खिलाफ कानून बनाए हैं। ये हमें एक ज़रूरी बात याद दिलाता है, बिलीफ्स चाहे जो भी हो, लेकिन जब उन बिलीफ्स की वजह से किसी इंसान को नुकसान पहुंचाता है तो वो एक सीरियस सोशल प्रॉब्लम बन जाती है। अब एक सवाल, अगर साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है तो फिर आज भी इतने लोग ब्लैक मैजिक पर बिलीव क्यों करते हैं? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं हमारे दिमाग पैटर्न्स ढूंढने के लिए बना है। अगर एक ही हफ्ते में 3 बुरी घटना हो जाए तो हम नेचुरली उनके बीच कनेक्शन ढूंढने लगते हैं। इसे कॉन्फर्मेशन बायस कहा जाता है। मान लीजिए किसी ने आपसे कह दिया तुम्हारे ऊपर काला जादू हुआ है। उसके बाद अगर आप बीमार पड़ते हैं आपको लगेगा शायद उसी वजह से। अगर पैसा का नुकसान होता है फिर वही थॉट। अगर घर में झगड़ा होता है फिर वही थॉट। धीरे धीरे हर बुरी चीज़ उसी बिलीफ को और मजबूत करती चली जाती है और एक वक्त आता है जब इंसान को प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसका डर ही उसका प्रूफ बन जाता है। अगर किसी को पूरा यकीन हो जाता है उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो स्ट्रेस और एंजाइटी उसके शरीर पर भी असर डाल सकते हैं। यानी कभी कभी डर खुद भी तकलीफ पैदा कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी के पर्सनल बिलीफ्स का मजाक उड़ाया जाए। इंडिया एक डाइवर्स देश है। यहाँ अलग अलग कम्युनिटीज़ के अलग ट्रेडिशंस हैं। कुछ लोग इन चीज़ों को अपना फेथ का हिस्सा मानते हैं, कुछ लोग इन्हें फोकलोक के रूप में देखते हैं और कुछ लोग सिर्फ साइंस पर भरोसा करते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को समझने का सबसे सही तरीका शायद ये है कि डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स, कल्चरल बिलीफ्स और पर्सनल फेथ, इन तीनों के बीच का फ़र्क समझा जाए। तो इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के बाद सबसे बड़ा सवाल वही रह जाता है, क्या ब्लैक मैजिक सच है? हो सकता है इसका जवाब हर इंसान के लिए अलग हो, लेकिन एक बात ज़रूर सच है, इंडिया में ब्लैक मैजिक की कहानी सिर्फ बंगाल की नहीं है, सिर्फ मयांग की नहीं है। ये कहानी है हमारे डर की, हमारी हिस्ट्री की, हमारे कहानियों की और उन बिलीफ्स की जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचते रहते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत किसी मंत्र में नहीं होती बल्कि इंसान के अपने दिमाग में होती है। और शायद इसी वजह से ब्लैक मैजिक से भी ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ हमारा डर है।